हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो से हम लोग मैनेजमेंट में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 3 जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मीन्स डेफिनेशन देख लेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से टास्क यानी कि कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, और वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कई तरह के स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टेप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन की अगर बात करें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या हम लोग कह सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम के रूप में देखें यानी कि एक संगठन या एक तंत्र के रूप में देखें, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है ना, काफी सारे इंप्लॉय होते हैं, हु आर कोऑपरेटिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ लीडरशिप, जो क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ लीडरशिप, यानी कि जो उनका मैनेजर है जो लीड कर रहा है, या जो डायरेक्टर है जो डायरेक्ट कर रहा है, उनके लीडरशिप के अंडर में, फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल, ताकि जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन को समझिए आप लोग अच्छे से, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है ना, काफी सारे इंप्लॉयज उसमें वर्क करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, एक लीडर के अंदर में, यानी कि मैनेजर हो सकता है या वो उनका डायरेक्टर हो सकता है, डिपार्टमेंटल हेड हो सकता है, उनके अंडर में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का काम में सहयोग करते हैं फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल, जो कॉमन गोल है उसे अचीव करने के लिए। अगर हम लोग एक मैनेजरियल प्रोसेस के रूप में ऑर्गेनाइजिंग को देखें, और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कब, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, है ना, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग एज अ मैनेजरियल प्रोसेस डिफाइंस द रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस के रूप में यह डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, हर एक इंडिविजुअल का रोल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि जो एंटरप्राइज है, जो हमारा उद्यम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी प्राप्ति के लिए जो हर एक एम्प्लॉय है, ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय का क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगा, ये ऑर्गेनाइजिंग आपका डिफाइन करता है। सो वी कैन से डेट, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि कुछ ड्यूटी होगा हर एक इंडिविजुअल का, यानी हमें जो काम करना है, जो हमारा कर्तव्य है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, थ्रू विच अ पर्सन अंडरटेकिंग वर्क्स, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति काम करता है। तो इस लाइन को मैं फिर से इंग्लिश में और हिंदी में बोल देता हूं ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू विच अ पर्सन अंडरटेकिंग वर्क्स, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एक ढांचा है जिसके माध्यम से, है ना, ऑर्गेनाइजेशन एक ढांचा है किसका, कर्तव्य का, और रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या हो गया, जिम्मेदारियों का, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति काम करता है। ओके, तो ये था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट, आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका जो मैनेजमेंट है, मैंने आपको टारगेट दिया है 22 मई, तो 22 मई को ये एंड होने वाला है, और हम लोग साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 साल के, सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और जो इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, या उससे भी अच्छा रहेगा कि आप टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर ले, और वहां पे आप कोई भी क्वेरी डायरेक्टली हमसे या डायरेक्टली स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
स्टेप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें पढ़ना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो डिफरेंट स्टेप में होता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो स्टेप वाइज मैनर में करते हैं ना, पहले फर्स्ट स्टेप किए देन उसके बाद है ना, तो उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सबसे पहले क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल वर्क, यानी कि जो हमारा टोटल वर्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन में टोटल काम है उसको डिटरमाइन किया जाता है कि कितना काम आखिर हमें परफॉर्म करना है। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना, मीन जो सेम कैटेगरी का वर्क है उसको एक ग्रुप में कर देना और डिपार्टमेंट क्रिएट करना। ओके, डिपार्टमेंटेशन ऐसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ मैनेजरशिप। अब जब हमने डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए हैं तो हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड तो होना चाहिए ना, तो वहां पे फिर हमें मैनेजरशिप को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क। अब जो हर एक डिपार्टमेंट है उस हर एक डिपार्टमेंट में कुछ कुछ वर्क होगा, तो उसके वर्क को फिर क्या करना, डिवाइड करना, ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद है मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी रॉ मटेरियल्स या टूल्स इक्विपमेंट जो वर्क करने के लिए एम्प्लॉय को चाहिए या किसी डिपार्टमेंट को चाहिए, वो मटेरियल प्रोवाइड करना, ये आता है मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में। एंड लास्ट है आपका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन, यानी जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच में रिलेशन को डिफाइन करना, एस्टैब्लिश करना। तो ये सारे स्टेप्स जो है स्टूडेंट वो सीक्वेंस वाइज में फॉलो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम लोग मटेरियल का ही ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे। तो ऐसे तो अगर मान लिया जाए, ऐसा हो सकता है कि कम मटेरियल आ गया या बहुत ज्यादा मटेरियल आ गया तो हमारा बर्बाद हो जाएगा रॉ मटेरियल, है ना। तो इसीलिए ये सारा जो स्टेप है ये सीक्वेंस वाइज में फॉलो होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए आपको इस प्रकार से लिखना है। अब इन सभी को हम लोग डिटेल में बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल वर्कलोड। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का ये फर्स्ट प्रोसेस है रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ टोटल वर्कलोड दैट मस्ट बी डन फॉर रियलाइजिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या किया जाता है, जो टोटल वर्कलोड है ऑर्गेनाइजेशन में उसका एस्टिमेशन किया जाता है, यानी उसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट मस्ट बी डन फॉर रियलाइजिंग ऑब्जेक्टिव, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका पता चल सके, है ना, एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। देन क्या किया जाता है, जब टोटल वर्कलोड हमने डिटरमाइन कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज को ग्रुप करेंगे, जो सिमिलर टाइप के एक्टिविटीज होंगे। दैट इज व्हाट नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग द डिफरेंट एक्टिविटीज इनटू डिफरेंट हेड। दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको क्लासिफाई करना, उनका वर्गीकरण करना डिफरेंट हेड में। डिफरेंट हेड का मतलब क्या हुआ, दैट इज पुटिंग सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज इनटू वन ग्रुप एंड सब ग्रुप। जो सिमिलर टाइप के एक्टिविटीज है उनको एक ग्रुप में रखना, दूसरे जो सिमिलर टाइप के उनको एक ग्रुप में रखना, इस तरह से। फिर जो वो ग्रुप है उसके अंदर भी जो सिमिलर टाइप के एक्टिविटीज है उनको एक सब ग्रुप में रखना, एक सब ग्रुप में रखना। इस प्रकार से ग्रुप और सब ग्रुप हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। एंड इट कैन बी टर्म्ड एज डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसे हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। और एग्जाम में कभी कभी ये आपसे 4 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, तो आई होप आप लोग अब लिख सकते हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है। आपको पहले बता देना है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजिंग का जब फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजर, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एस्टिमेशन ऑफ टोटल वर्कलोड होता है। जब टोटल वर्कलोड उसने एस्टिमेट कर लिया तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी काम के लिए भिड़ा दे हम लोग, ऐसा तो नहीं होगा ना। हर एक एम्प्लॉय अपना एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। उसके लिए क्या होता है कि सारे एक्टिविटीज का ग्रुपिंग किया जाता है, अलग अलग ग्रुपिंग किया जाता है, जिससे डिपार्टमेंट क्रिएट होता है। और इसी ग्रुपिंग करने के प्रोसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन टर्म दिया गया है। आई होप आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है क्रिएशन ऑफ मैनेजरशिप थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि जब हमने ग्रुपिंग कर लिया, जब हमने डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया, अब हर एक डिपार्टमेंट का क्या करेंगे, एक डिपार्टमेंटल हेड हमें बनाना पड़ेगा, है ना, जो उस डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। क्योंकि जो टॉप लेवल अथॉरिटी है, जो मैनेजमेंट है, जैसे सीईओ तो हर एक इंडिविजुअल को नहीं ना देखने आएगा कि वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जरूरत पड़ता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिटेल से। So after departmentalization, next step is to entrust the responsibility for the function of various department to distinct manager.
डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोवाइड करना, है ना, फॉर द फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट टू डिस्टिंक्ट मैनेजर, ताकि जो वेरियस डिपार्टमेंट का फंक्शन है वो क्या हो सके, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग परफॉर्म हो सके। ओके, फिर से एक बार हम इस लाइन को समझ लेते हैं। देखिए बोला क्या जा रहा है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू इंट्रस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको इंट्रस्ट करना, उसको देना, फॉर द फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो भी वेरियस डिपार्टमेंट है उसके फंक्शन के लिए, टू डिस्टिंक्ट मैनेजर। इसमें थोड़ा सा अच्छे से इसे समझना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दिया जाएगा, अलग अलग जो वेरियस डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं उनको दिया जाएगा, ताकि फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो सके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड प्रोवाइडिंग रिक्विसाइट अथॉरिटी टू ईच मैनेजर टू टेक केयर ऑफ वर्क असाइंड टू देम, और साथ में जो हर एक मैनेजर है अलग अलग डिपार्टमेंट का, उसको रिक्विसाइट अथॉरिटी, यानी कि जो एक तरह से बोल सकते हैं मिनिमम अथॉरिटी, या रिक्विसाइट को मिनिमम नहीं बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो अपेक्षित अथॉरिटी एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, है ना, वो प्रोवाइड करना, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, अपने टास्क को परफॉर्म कर सके, जो उसे वर्क असाइन किया है वो उसे परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि देयर शुड बी, मतलब कि क्या होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, है ना, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे यहाँ पे जब हम मैनेजरशिप को क्रिएट कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड बना रहे हैं, तो हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया, है ना, इंटरेस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो डिपार्टमेंट का फंक्शन को डिपार्टमेंट का फंक्शन को परफॉर्म करा सके। बट अगर हमने उसे कोई अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं किया, तो वो कैसे जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं उनको वो आदेश देगा, है ना, तो इसीलिए उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, कि अगर ऐसा हो कि हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, अथॉरिटी नहीं दें, तो भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हो जाए कि हम अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दें, तो मे बी वो मिसयूज कर सकता है इसका, सो देयर शुड बी बैलेंस। आई होप आप लोग थर्ड जो हमारा स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन में उसे समझ के होंगे। द फोर्थ स्टेप इज डिवीजन ऑफ वर्क विद इन द डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के अंदर क्या करना है, वर्क का डिवीजन करना है। अब हमने डिपार्टमेंट बना दिया अलग अलग एक्टिविटीज को ग्रुप करके, अब विद इन ए डिपार्टमेंट आपको क्या करना है, जो वर्क है उस डिपार्टमेंट का उसको डिवाइड करना है। सिंस नो सिंगल इंडिविजुअल कैन अंडरटेक होल वर्क असाइंड टू वन डिपार्टमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क बिकम इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट को, किसी विभाग को दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिवीजन ऑफ वर्क को हम लोग कार्य विभाजन का सिद्धांत भी बोलते हैं, वैसे आपको इतना जानने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट के पूरे काम को पूरा नहीं कर सकता है ना, पूरे काम को वो कैसे अकेला कर लेगा, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज असाइनिंग टू ईच पर्सन टू द वर्क सुइटेबल टू देम। हर एक जो पर्सन है उस डिपार्टमेंट के अंदर, उसके लिए जो उपयुक्त काम है ना, वो उसको प्रोवाइड करना। जैसे अगर मान लिया जाए हम एक आईटी इंडस्ट्री की बात करें, तो कोई मान लिया जाए एमबीए करके मैनेजर के रोल पे गया है, और अगर उसे कोडिंग करने के लिए दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर गया है HD1, HD2 या HD3 के रोल के लिए, और उसे अगर मैनेजिंग का काम दे दिया जाए तो वो उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा जितना एक एमबीए वाला व्यक्ति करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें मायने रखती हैं कि हमें वर्क का डिवीजन करना पड़ता है, और उस वर्क को जो उसके लिए सुइटेबल एम्प्लॉय होता है उसको देना पड़ता है। ओके, तो आई होप आप लोग फोर्थ जो हमारा स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन में उसे समझ गए होंगे। द फिफ्थ स्टेप इज अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज टू पर्सनल विद इन द डिपार्टमेंट। नाउ आपने डिपार्टमेंट भी बना लिया, आपने डिपार्टमेंट के अंदर वर्क को डिवाइड भी करा दिया, आपने एम्प्लॉय को असाइन भी करा दिया। नाउ अब मेन काम आया है क्या, कि एम्प्लॉय उस काम को परफॉर्म करेगा, लेकिन
किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए ना। जैसे मान लिया जाए अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करें, कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, जैसे एक मान लिया जाए एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि स्टील बनाती है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री। तो उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसको टूल्स चाहिए, मशीन चाहिए, है ना। अगर आप सीधा एक एम्प्लॉय को हायर करें और उसको बोले ठीक है भैया स्टील बनाओ, बनाएगा वो? नहीं ना बनाएगा। तो उसको कुछ बेसिक चीजें चाहिए, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो ईच इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन वॉट एवर कैपेसिटी मस्ट नीड फिजिकल फैसिलिटी। जो भी हर एक इंडिविजुअल काम कर रहा है एम्प्लॉय में किसी भी कैपेसिटी पे, उसको जो बेसिक फिजिकल फैसिलिटी होते हैं, यानी कि जो एक तरह से बोल सकते हैं कि मूलभूत जो भौतिक सुविधाएं होते हैं वो उसे मिलना चाहिए। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट, जो टेक्नोलॉजी, मान लिया जाए आईटी इंडस्ट्री है तो वो जो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है एम्प्लॉय को वो टेक्नोलॉजी आना चाहिए। एंड अदर इनपुट फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ असाइन टास्क, ताकि जो उसको टास्क असाइन किया गया है उस एम्प्लॉय को, उसके सुइटेबल टास्क, वो उसे इफिशियंट वे में परफॉर्म कर सके। द लास्ट स्टेप इन an organization is definition and establishment of authority responsibility relationship। और ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। देखिए मैं इसको आपको ओवरऑल समझाने का कोशिश करूंगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन एमंग ऑल मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, ध्यान देना है, मस्ट बी डिफाइंड एंड एस्टैब्लिश्ड थ्रूआउट द एंटरप्राइज बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। यानी कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन है हर एक मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में, वो डिफाइन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अब देखिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन क्या है, यही तो हमें नहीं मालूम है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए एक कंपनी का सीईओ है, ठीक है, कंपनी का सीईओ होता है जिसके पास एक तरह से मैक्सिमम अथॉरिटी होता है, बोल सकते हैं हम लोग, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसके अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, सेल्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब उस डिपार्टमेंट का भी डिपार्टमेंटल हेड होता है, उस डिपार्टमेंटल हेड के अंदर भी बहुत सारे मैनेजर होते हैं, मैनेजर के अंदर बहुत सारे इंप्लॉय होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ना है, कोई बात नहीं है। तो जो अगर सीईओ है, ठीक है, उसे अगर मान लिया जाए किसी को आदेश देना होगा तो वो किसे देगा? डायरेक्ट एम्प्लॉय को देगा। किसे देगा? वो देगा डिपार्टमेंटल हेड को, है ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंटल हेड को देगा। नाउ अब डिपार्टमेंटल हेड किसको देगा? डिपार्टमेंटल हेड देगा वो आदेश, एक तरह से बोल सकते हैं जो उसके अंदर मैनेजर काम कर रहे होंगे, वो मैनेजर फिर लास्टली देगा एम्प्लॉय को। तो ये क्या हो रहा है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है ना। जैसे जो डिपार्टमेंटल हेड है उनका अथॉरिटी कौन है? सीईओ, है ना। जो मैनेजर है उनका सीईओ कौन है? डिपार्टमेंटल हेड। अब जो एक तरह से ये तो हो गया टॉप टू बॉटम। नाउ जो डिपार्टमेंटल हेड है, फॉर एग्जांपल जैसे 1 मिनट, जैसे मान लिया जाए ये सीईओ है, ठीक है, ये एक सीईओ है, इसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये क्या है? एक डिपार्टमेंट है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, ये तीसरा डिपार्टमेंट है। बस हम लोग 2 लेयर लेके ही समझते हैं। अब सीईओ को आदेश देना होगा तो वो इसे देगा, यानी कि ये क्या है? अथॉरिटी है। ये क्या है? अथॉरिटी है इन तीनों के लिए। इन तीनों के लिए अथॉरिटी कौन है? सीईओ। नाउ ये तीनों अब रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हैं? इसके प्रति, यानी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन है, जिसे डिटेल में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ये डिफाइन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। ऐसे अगर कल को कोई बोले नहीं हम तो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल ही, मतलब आपने जो काम किया हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हैं, है ना, या कोई अथॉरिटी ही ना हो किसी का, कोई अपना मनमानी कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिलेशन जो होता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो ये था स्टूडेंट आपका स्टेप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ ही गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी अगर डाउट है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।